तो महासंग्राम 2024 दूसरे चरण की 88 सीटों पर वोटिंग लगातार जारी है और इंडिया वॉइस आप तक लगातार हर एक खबर, हर एक अपडेट पहुंचा रहा है। इसी बीच इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है और बड़ी खबर है वीवीपैट से जुड़ी हुई। वीवीपैट वेरिफिकेशन पर फैसला आज आ सकता है। सुप्रीम कोर्ट मामले में आज फैसला सुनाएगा। वीवीपैट पर्चियों की 100% क्रॉस चेकिंग की मांग की गई है और इसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा। मामले में दो अलग अलग फैसला सुना सकती है कोर्ट। 24 अप्रैल को सुनवाई के बाद फैसले को सुरक्षित रख लिया गया था और चूंकि आज दूसरे चरण की 88 सीटों पर वोटिंग चल रही है और वीवीपैट को लेकर खबर अपने आप में काफी अहम हो जाती है। वीवीपैट वेरिफिकेशन पर आज फैसला, जहां पर सुप्रीम कोर्ट मामले में आज फैसला सुनाएगा और दो अलग अलग फैसले सुनाए जा सकते हैं। वीवीपैट पर्चियों की 100% क्रॉस चेकिंग का यह मामला है और मांग की गई है 100% चेकिंग की, क्योंकि इससे पहले लगातार सवाल इसी को लेकर उठते रहे और अब मामला चूंकि सुप्रीम कोर्ट में है और आज इसको लेकर फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुनाया जाएगा। 24 अप्रैल को सुनवाई हुई थी और उस सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज वो फैसला सुनाया जा सकता है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, जहां पर सुप्रीम कोर्ट आज एक अहम फैसला सुनाएगा वीवीपैट से जुड़ी ये बड़ी खबर। तो लगातार वोटिंग जारी है और वोटिंग के बीच में वीवीपैट की एक बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुनाएगा। एक अहम फैसला, दो अलग अलग फैसले सुनाए जा सकते हैं। और चलिए अब हम आपको बताते हैं आखिर दूसरे चरण में 13 राज्यों की कौन कौन सी प्रमुख सीटें जिन पर चुनाव चल रहा है। और खासतौर पर बात करें कर्नाटक की, तो यहां पर कर्नाटक की सीटों पर चुनाव है। केरल की वायनाड, त्रिशूर और अटिंगल और तिरुवनंतपुरम पर वोटिंग चल रही है। महाराष्ट्र की अमरावती और नांदेड़ सीट पर वोटिंग चल रही है। लोग बढ़ चढ़कर मतदान कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल की बात करें तो दार्जिलिंग और बालूरघाट सीट पर आज वोटिंग चल रही है। बिहार की बात करें तो बिहार में किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया और भागलपुर में यह वोटिंग चल रही है। इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ की बात करें तो राजनांदगांव में यह वोटिंग चल रही है और इसके अलावा दो सीटें और हैं। राजस्थान की 13 सीटों पर आज वोटिंग चल रही है। अजमेर, जोधपुर, जालौर, कोटा इनमें से अहम है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो बड़ी सीटें हैं उत्तर प्रदेश की मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और मथुरा है। वहीं मध्य प्रदेश की बात करें तो टीकमगढ़, दमोह, खजुराहो, सतना, रीवा, होशंगाबाद और बैतूल है। वहीं असम की बात करें तो करीमगंज, सिलचर और नवगोंग में वोटिंग चल रही है। ये वो सीटें जो बड़ी सीटें, कुल 88 सीटों पर ये वोटिंग चल रही है और बड़ी सीटें आपको हम बता रहे हैं। और वहीं चूंकि वोटिंग जब चल रही है तो इस वोटिंग के बीच में मतदान केंद्रों पर पहुंचकर अपने अपने वोट का दिग्गजों ने भी इस्तेमाल किया, साथ ही साथ अपनी प्रतिक्रिया भी दी। क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। लोकसभा क्षेत्र राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर के सभी मतदाता भाई और बहनों से मेरा विनम्र अपील है कि आप सभी लोग लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अपना बहुमूल्य वोट का इस्तेमाल करें और बढ़ चढ़कर इस लोकतंत्र के महापर्व में शामिल हों। कांग्रेस के शासन में कहीं न कहीं तुष्टीकरण चरम पर रहा। तो ये धरती चित्तौड़ का किला तो ऐसा है जो भगवा पताका के लिए, सनातन के लिए पूरे देश दुनिया में जाना चाहता है। तो यहाँ कालिका माता, अम्बे माता से आशीर्वाद लिया है कि फिर एक बार मोदी सरकार, जो देश की जन जन के ऊपर यही विश्वास है। मेरी अपील है कि जैसे मैंने अपने संकल्प को पूरा किया है, वो मताधिकार का उपयोग करें और वोट डालें और इस राष्ट्र के निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। अपील रहेगी कांग्रेस पार्टी को आशीर्वाद दीजिए। पूरे राजस्थान में एक अच्छा माहौल है। जालोर सुरुई में जिस तरीके से जनता ने जो आशीर्वाद और प्यार दिया है और जिस तरीके से जालोर सुरुई में लोगों में उत्साह है कांग्रेस पार्टी प्रति, खुद भी वोट दें और देश सेवा के लिए सबको वोट दिलाएं। देखिए, ये भाजपा की परंपरागत सीट है। इसमें सिर्फ ये तय होता है कि मार्जिन कितना है। यहाँ जीत हार का विषय नहीं होता। इश्यूज तो जनता, राष्ट्रीय विकास में गाजियाबाद की भागीदारी
सुनिश्चित हो और उस पर उसको परसिस्टेंस करें। देश विकास चाहता है, इसलिए आने वाले इस चुनाव के अंदर फिर से इस चुनाव के बाद फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। बारा झालावाड़ के सांसद दुष्यंत सिंह जी को बहुत अच्छा, माने एक किस्म से बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। ये झालावाड़ बारा के लोग तो सब हमारे वैसे भी परिवार के लोग हैं और उनका प्यार और समर्थन हमेशा मिला है। तो इस बार भी कैंडिडेट के रूप में भारतीय जनता पार्टी की ओर से दुष्यंत सिंह जी लड़ेंगे, उनको बहुत अच्छा समर्थन मिलेगा। पहले मतदान फिर जलपान के तहत अभी मैंने अपने मत का प्रयोग किया और जैसा कि पूरे सब जगह पर लाइन में सभी खड़े हो गए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर सभी आए। मैं लोगों को वार्न भी करना चाहूँगा, मैं लोगों को आग्रह कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ हाथ जोड़ करके, ये अपनी जगह वो तो हमारा फर्ज बनता, हमारी संस्कृति संस्कार है। तो ये चुनाव जो है वो इतना खतरनाक मोड़ पे चल रहा है कि दो मुख्यमंत्री जेल बैठे हुए हैं, कांग्रेस के खाते बंद करे बैंक अकाउंट के, संयुक्त राष्ट्र संघ बोल रहा है हमारे बारे में, अमेरिका जर्मनी बोल रहा है कि क्या तमाशा हो रहा है देश के अंदर। तो लगातार जहां पर वोटिंग हो रही है, वोट करने के बाद लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही है और खासतौर पर दिग्गजों की राय बेहद जरूरी हो जाती है, क्योंकि हालांकि आश्वस्त तो सभी होते हैं, लेकिन आप चूंकि असली परिणाम 4 जून को सामने आएगा। इस वक्त खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपकी टीवी स्क्रीन पर है। धनोज कुमार है, राजनीतिक विश्लेषक है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी से इस वक्त हमारे साथ चंद्रभूषण सिंह जुड़ गए, आपका बहुत बहुत स्वागत है चंद्रभूषण सिंह जी। अशोक तिवारी जुड़ गए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, अशोक जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चूंकि बड़ा दिन है और खास दिन है, और इस खास दिन की तैयारी चूंकि सभी लोग करते हैं, मतदान करने को लेकर वोटर्स और तमाम राजनीतिक पार्टियां। चंद्रभूषण जी, कैसा लग रहा है? पहले चरण के बाद आज दूसरे चरण का इम्तिहान है और पहले चरण में जो वोटिंग परसेंटेज था वो उसको लेकर एक चिंता जो है वो सभी राजनीतिक दलों में आई थी। इस चरण से क्या उम्मीद है, क्या लग रहा है? जो लोग भी देश भर के दर्शक या मतदाता हमारे चैनल को आपके दर्शक देख रहे हैं, उनसे निवेदन है कि आप सुबह सुबह जाकर अपने मतदान का प्रयोग करें, वोट करें जाकर, और सभी को प्रेरित करें कि ज्यादा से ज्यादा वोट पड़ें। वो किसी भी राजनीतिक दल का हो, वो देश के संविधान को मानने वाले लोग हैं, जो जाकर अपने मत का, अपने संविधान के को महत्व देते हुए अपने मत का प्रयोग करिए जाके। और जिन 8 सीटों पर इस समय मतदान चल रहा है, वहां भारतीय जनता पार्टी बहुत ही अच्छे इन 8 सीटों पर उत्तर प्रदेश में जीती, पिछले बार भी और इस बार भी। देखिए, इस बार का जो चुनाव, जो 8 सीटें हैं, वो ये अपना मेरठ हो, जहां से अरुण गोविल जी हैं, मथुरा हो या अलीगढ़ हो या गाजियाबाद हो या बुलंदशहर हो, तो बहुत, या गौतम बुद्ध नगर, बहुत ही अच्छे मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। और सभी कार्यकर्ता उसमें लगे हुए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चंद्रभूषण जी, आपके पास आऊंगा, और चूंकि अभी पहली राय एक बार सबसे ले लूं। अशोक तिवारी जी, वोटर्स को क्या कहेंगे? और खास तौर पर कल एक अलग ही जान पूरे उत्तर प्रदेश के चुनाव में अखिलेश यादव ने मैदान में उतरकर फूंक दिए। जो उत्तर प्रदेश का चुनाव प्लेन नजर आ रहा था, उसे एकदम से उन्होंने रोचक बना दी इस लड़ाई को। जी जी, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। इस समय मतदान हो रहा है और हमें बड़ी खुशी है कि मतदान बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। जनता 10 साल की इनकम्बेंसी दे चुकी है। जनता अब भाजपा को हटाने के लिए वोट कर रही है, भाजपा को दूर भगाने के लिए वोट कर रही है। जनता स्पष्ट रूप से वोट कर रही है। आ रहा हूं आपके पास अशोक तिवारी जी, 1 सेकंड में आ रहा हूं। एक बड़ी खबर आ रही है नोएडा से, जहां पर जेपी सोसाइटी में पोलिंग बूथ पर ईवीएम खराब है। बूथ संख्या 726 पर लगी ईवीएम मशीन खराब होने की खबर आ रही है, जहां पर नोएडा के जेपी सोसाइटी में पोलिंग बूथ पर ईवीएम खराब। चूंकि इस वक्त
लमसम 9:30 का समय हो रहा है और इस बीच चूंकि 7 बजे जब ये वोटिंग शुरू हुई तो इस समय ईवीएम का खराब होना उन वोटर्स को भी काफी मायूस करता है जो वोटिंग कर रहे पहुंचे हैं, क्योंकि गर्मी भी धीरे धीरे बढ़ रही है। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहा है, समय बढ़ रहा है, गर्मी बढ़ रही है। तो जेपी सोसाइटी का ही मामला है जहां पर बूथ संख्या 726 पर लगी हुई मशीन खराब हो गई है। तो ये अपडेट हमने दर्शकों को दे दिया। अशोक तिवारी जी अब अपनी बात पूरी करें। जी जी, जनता परिवर्तन के लिए वोट कर रही है। जनता चाहती है भाजपा से निजात पाना। जनता चाहती है महंगाई पर अंकुश लगाना, बेरोजगारी को जो है कम करना, दूर करना। स्थिति यह है, जनता में उत्सव का माहौल है, लोकतंत्र का उत्सव बना रही है। और मैं यही अपील करूंगा कि बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। जनता से यही अपील करूंगा कि अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें और अपने घरों से बाहर निकले और मतदान करें। सवाल इस बात का सरकार को बदलना है तो आपको मतदान करना होगा और मजबूती से मतदान करना होगा, क्योंकि इस सरकार ने जनता के हित में कोई कार्य नहीं किया। इस सरकार ने पूंजीपतियों का कर्जा माफ किया और किसानों का कर्जा नहीं माफ किया। ठीक है तिवारी जी। तो आज किसान सड़कों पर है, आज किसान आंदोलनरत है, आज नौजवान आंदोलनरत है, क्योंकि नौजवानों का पर्चा लीक हो रहा है, उनको परीक्षाएं नहीं हो पा रही ठीक से। उस पर भी सर बात करेंगे अभी, परीक्षार्थी थे उस पर भी अभी बात करेंगे। तिवारी जी अभी उस पर बात करेंगे। धनोज जी, चूंकि धनोज जी अपने एक अलग और रोचक तरीके से अपनी बात रखने के लिए भी जाने जाते हैं, खुलकर बोलते हैं। शुक्रिया धनोज जी। ये जो 88 सीटें हैं, आप इनका विश्लेषण कर दीजिए एक बार अपने तरीके से, ताकि जो हमारी चर्चा है वो भी थोड़ी रोचक हो और उस पर कई वो पॉइंट्स सामने आए जो शायद नजर में नहीं आते हैं। धनोज जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चर्चा तो कर दूं, लेकिन एक अपील कर दूं कि आप लोग अपने घरों से निकले, मतदाता जिनके क्षेत्र में पड़ रहा वोटिंग हो रही है जाए और वोट डालें। और 2 लाइन से शुरुआत करता हूं, अपने ही स्टाइल में, अपने ही अंदाज में। सफर अब के कठिन सा लगता है। मैं तमाम दल के लिए बोल रहा हूँ जी, अशोक भाई, आपको भी, भाजपा को भी, सबको बोल रहा हूँ। ठीक, सफर अब के कठिन सा लगता है, मिन्नतें हजार कर ली मगर वोट प्रतिशत क्यों नहीं बढ़ता है। मिन्नतें हजार कर ली मगर वोट प्रतिशत क्यों नहीं बढ़ता है। देखिए, चिंता का विषय है हमारे अशोक भाई के लिए, चंद्रभूषण जी के लिए, क्योंकि ये लोग जो भी दावे कर ले, क्योंकि देखिए जो इस बार जो चुनाव हो रहा है ना, इस क्रम में द्वितीय पाली में जो खास सीटों पर नजर डालेंगे जहां पर दल ने अपने मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री तक को उतारा है। यानी यह भी देखिए कितना रोचक है, इसी से अंदाजा लगाइए। और वहां पर कार्यकर्ता जो पोलिंग एजेंट होते हैं, पोलिंग एजेंट, उसका समय से नहीं पहुंचना, क्योंकि ये जो ईवीएम अभी जो आपने दिया है कि ईवीएम खराब हो गया, ये सूचना किसी पोलिंग एजेंट के द्वारा नहीं है, ये सूचना जो है चुनाव आयोग के द्वारा है। क्योंकि वो सूचित किया, आपको मैं क्लियर बता दूं, पहले दावा होता था पोलिंग एजेंट के द्वारा कि भाई ये कर रहा, वो कर रहा। तो दुख की बात है कि अभी जो ये पार्टी के जो कार्यकर्ता होते हैं, जो पोलिंग एजेंट, वो भी समय से नहीं पहुंचे हैं। इसलिए लेट से शुरू हुआ है। जनता पहले पहुंच गई है बूथ पर, लेकिन इनके एजेंट नहीं पहुंचे। ये सर क्यों हो रहा है? नेता का क्या हाल, आपको नेता का क्या हाल बताएं, जब एजेंट ही नहीं पहुंचा। अब आ जाते बूथों के विश्लेषण, ये जो सारे चुनाव 89 सीट या 88 सीट जो है, इसमें देखने वाली बात ये है कि इन लोगों ने बहुत लंबे चौड़े वादे किए हैं। ये भी अशोक भाई बोल रहे थे ना कि मैं भाजपा को हटाने के लिए मैदान में हूँ, तो इनसे जनता पूछ रही है कि भाजपा से बेहतर कर पाओगे क्या? 20 केजी 80 लाख लोग जो उसको 20 केजी अनाज दे पाओगे? जो बेरोजगार नौजवान है, जो बायोडाटा लेके इधर उधर भटक रहा है, क्या उसको नौकरी दे पाओगे? जो मान लीजिए लॉकडाउन में जो व्यापारी वर्ग थे जिनको नुकसान हो गया, 2 साल बंद रह गए, उनको अगर भाजपा ने राहत नहीं दिया तो तुम आओगे तो क्या उसको 0 बैलेंस पर लोन दिला पाओगे? किसान जो है रोड पर बैठा हुआ, क्या वो किसान जो खेती बाड़ी एमएसपी ले पाएगा? उसी तरह भाजपा से पूछ रही है कि आपने जो मैनिफेस्टो लाया था पिछली बार, जिसमें रोजगार को लेके था, क्या आपने रोजगार दिया, नौकरी दिया? तो सेम है, ये लोग एक ही नाव में सफर कर रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात ये है कि जनता किसके नाव पर बैठती है, क्योंकि
पार तो करनी है नदी। हाँ। जनता को पार करनी है, जो बूथ पर पहुंचे उसको वोट तो देना है। बिल्कुल। लेकिन अभी आपके संवाददाता भी अभी पूछ रहे थे कि किन मुद्दों पर वोट दिया, तो मैं सुन रहा था, मुझे थोड़ा सा ताज्जुब भी हुआ। हाँ। आजकल जनता जो है ना, वो इसलिए वोट नहीं करती है कि उनके साथ क्या हुआ, वो इसलिए वोट करती है कि उनके प्रभु श्री राम का मंदिर बन गया। हाँ, तो ये जो एक मुद्दा ट्रेन है साफ- जी। हाँ, ट्रेन साफ सफाई हो गए, क्योंकि जिस तरह से मल मूत्र नजर आते थे स्टेशन पर ट्रेन में, आज वो उस पर भी वोट कर रहे हैं। जाहिर सी दूसरी बात बात है। जो है, हाँ, दूसरी बात यह है कि जिस तरह से योगी जी ने दावा किया है कि पहले स्कूल में रंग रोगन भी नहीं होता था, हाँ। लेकिन अभी मैंने इतने लाख स्कूल का रंग रोगन कर दिया है। तो ये सब चीज भी जनता देखती है। हाँ, और ठीक सबसे है। बड़ी बात आज जो कहते जाति जाति नहीं, हाँ। जब राजनीतिक पार्टी टिकट देने के लिए जाति खोजता है, हाँ। तो जनता भी वोट देने के लिए जाति खोज ही रहा होगा ना, हाँ, जी, कि जी, मेरे बिल्कुल, जात का ठीक लोग है। है कि नहीं है। हाँ। तो ये सब बातें हैं, इसको देखकर जनता वोट गिरा रही है। ठीक है। और ये हवाई बातें हैं। एक बात और कह दूं, हाँ। जो नेता लोग के बयान है वो तीखे बयान है, हाँ। जिस पर चुनाव आयोग नोटिस जारी कर रहे हाँ, हैं। कल ही किया लेकिन ये नेता लोग शाब्दिक शब्द नहीं बोलते हैं कि मैंने इतना वादा किया था, इतना ही कर पाया, इतना नहीं किया। नहीं, ये लोग कोई नहीं में बोलेगा गट्स सर, नहीं। कहाँ बोलेंगे जी, ये? इसमें बिल्कुल। गट्स किसी कैसे नेता में बोलेंगे? गट्स नहीं है हाँ। कि हमने इतना काम किया। ठीक है और जनरल जी, इतना आता हूँ काम आपके किया। पास। जी। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। चंद्रभूषण भाई, चूंकि इन 8 सीटों की, सबसे पहले उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो इन 8 सीटों में एक सीट जो है वो बीएसपी के पास है और 7 है भारतीय जनता पार्टी के पास। और चूंकि कल भी जब हम इसको लेकर कई जगह चर्चा कर रहे थे तो विपक्ष का खास तौर पर यह कहना था कि देखिए, इन 8 सीटों में अगर सबसे ज्यादा कोई चिंता करे तो वो चिंता करे भारतीय जनता पार्टी। हम अपनी पूरी ताकत के साथ लगे और देखिए 8 में तोड़फोड़ कुछ तो हम करेंगे, लेकिन हमारे पास खोने के लिए इन चीजों में नहीं है। नुकसान जो है वो भारतीय जनता पार्टी को कवर करने की जरूरत है। एक बड़ी खबर आ रही है बुलंदशहर से। डाइट परिसर में करीब 1.25 घंटे तक मतदान प्रभावित रहा है। बड़ी खबर, यहां पर ईवीएम खराब होने के कारण मतदान जो है वो प्रभावित रहा। और ये समय देखिए अपने आप में बेहद काफी बड़ा समय है। 1.25 घंटे बाद पोलिंग बूथ पर ईवीएम मशीन बदली गई और ईवीएम बदलने के बाद दोबारा से वोटिंग शुरू हुई है। तो बड़ी खबर बुलंदशहर से, डाइट परिसर स्थित पोलिंग बूथ पर ईवीएम मशीन खराब हुई है और इसकी वजह से करीब 1.25 घंटे तक मतदान प्रभावित रहा। और संवाददाता वरुण इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। वरुण, फिलहाल वोटिंग शुरू हो गई है, क्या अपडेट है? जी बिल्कुल बता दूं, बुलंदशहर का डाइट का एक बूथ था जहां मशीन खराब हो गई थी और उसके करीब 1 घंटा तक ये मशीन खराब रही। जो वहां पर कर्मचारी थे उसे ठीक करने का प्रयास कर रहे थे, मगर वो ठीक नहीं। उसके बाद 1 घंटे बाद ये मशीन बदली गई है और उसके बाद दोबारा से मतदान वहां पर शुरू हो गया है। करीब 1 घंटे तक मतदान वहां प्रभावित रहा था। फिलहाल 9 बजे तक की बात करें तो 9 बजे तक जो मतदान है बुलंदशहर का 10.68% मतदान बुलंदशहर में हो चुका है और शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ बुलंदशहर में मतदान चल रहा है। वरुण, वोटर्स की अगर हम बात करें, वो काफी सारे लोग तो लौट गए होंगे जब 1.25 घंटे तक इस तरह से वोटिंग जो है वो बंद हो गई ईवीएम खराब होने की वजह से। बात करिए लोगों से, पूछिए जरा। बिल्कुल, अब मैं दूसरे मतदान केंद्र पर हूँ और वहाँ जो ईवीएम मशीन खराब हुई थी, लाइन लग गई थी, काफी लोग इकट्ठे हो गए थे और उसके बाद मशीन चालू हो गई, मतदान चालू हो गया। हमारे साथ कुछ लोग दूसरे मतदान केंद्र पर किन मुद्दों को लेकर अब इस बार चुनाव हो रहा है, यहाँ पर किन मुद्दों को लेकर वोट दे रहे हैं? विकास का ही मुद्दा है, विकास का मुद्दा है, इसमें दिक्कत नहीं है और कहने में संकोच भी नहीं है। जो विकास जो इस 10 साल में हुआ है वो कभी नहीं हुआ, 70 साल में वो कभी नहीं हुआ जो 10 साल में होगा। विकास पर भी वो चिंता नहीं है और हम यही चाहेंगे अब की बार फिर मोदी सरकार। अच्छा, क्या नाम है आपका? आशु गाजी। बिल्कुल, ये आशु गाजी है, जिनका कहना है कि अब विकास काफी हुआ है 10 साल में और काफी विकास हो रहा है। तो ये बताइए कि जो योजना है वो काफी अच्छी चलाई गई सरकार की। योजना का लाभ सबको मिल रहा है, योजना का लाभ सबको दिया जा रहा है। कहीं फिल्टर नहीं लगाया, कहीं भेदभाव नहीं रखा गया, नहीं ना ही कहीं पक्षपात रखा गया। कहीं मोदी जी ने फिल्टर नहीं लगाया कि इस नाम को नहीं देना, इस नाम को नहीं देना। योजना का लाभ सबको मिला है। वरुण, और लोगों से बात करिए, और लोग भी वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे पूछिए जरा कि बुलंदशहर की हवा क्या कहती, क्या मन है इस वक्त उसका? मुस्लिमों को ज्यादा दिया। क्या नाम है आपका, क्या मन है, किस मुद्दों को लेकर वोट कर रहे हैं?
तो किन मुद्दों को लेकर वोट करें? अगर वो अच्छी सुविधाएं चला रही है तो हमें काफी ये तो हमारे लिए मामला बढ़िया वो कर रही है। जो नारा दिया था मोदी जी ने वो साबित करके दिखाया, सिद्ध करके दिखाया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उस पर मोदी जी खड़े उतरे हैं और विकास के ही लिए वोट दिया जा रहा है, विकास के ही लिए वोट। क्या नाम है भाई साहब आपका? किन मुद्दों? नाम मोहम्मद आसिफ। हाँ, जो हमने वोट डाला है वो विकास के ऊपर डाला है। विकास हुआ है, मोदी जी ने जितना भी विकास करा है ये जनता के लिए करा है, उसके लिए से वोट डाला है। सब वोट जो है शांतिपूर्ण करना है। विनायक भोली जीतेगा बेकार है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? सही है, हाँ भोली जीतेगा और कुछ। अच्छा, तो विकास हुआ है? बढ़िया हुआ है, हमारे लिए तो बहुत बढ़िया हुआ है, बहुत बढ़िया। बिल्कुल, हम ये ऊपरकोट इलाका है, मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है, जहाँ पर ये यहाँ के लोगों का कहना है कि पिछले साल काफी विकास हुआ है और उसी मुद्दे को लेकर यहाँ पर मतदान किया जा रहा है। बिल्कुल वरुण, इसके साथ ही साथ अगर हम ये भी जानना चाहें, चूंकि बात जब भोला सिंह की होती है तो चूंकि एक करियर, राजनीतिक करियर अपने आप में एक बड़ा, ये बच्चे हैं, जरा इनसे भी एक बार पूछ लीजिए, बात कर लीजिए। हालांकि ये वोटर्स नहीं है लेकिन भविष्य के वोटर्स हैं, ये कैसी सरकार चाहते हैं? आज मतदान हो रहा है तो कैसी सरकार रही? सरकार रही पंजा जीतेगा। क्यों पंजा, क्यों जीतेगा? सब पंजों को मोड़ दो। बिल्कुल, देखिए बच्चे तो वाकई वैसे भी भगवान का रूप कहे जाते हैं, हालांकि उनकी भी अपनी राय, भले ही वोटर्स नहीं है लेकिन वरुण जाहिर सी बात है भविष्य के वोटर्स जो हैं वो कहे जाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका वरुण आपका, और अपडेट पहुंचाते रहिए, आपसे पल पल में हम थोड़ी देर बाद जुड़ते रहेंगे और अपडेट लेते रहेंगे। तो ये तस्वीरें भी अशोक गहलोत जब वोट करने जा रहे थे उसके पहले अपने बेटे के साथ घर पर ही पूर्वजों की पूजा करते हुए, और ये तमाम वो दिग्गज जो वोट डालने पहुंचे उनकी तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। तो हालांकि बुलंदशहर की बात को सुनकर चंद्रभूषण भाई तो थोड़े गदगद हो गए होंगे, क्योंकि मोहम्मद करीम से लेकर राजू तिवारी तक सब जो हैं वो ये कह रहे थे कि दरअसल वो खुश हैं। हालांकि ये सिर्फ एक कुछ लोग की राय से पूरी राय नहीं बनाई जा सकती है। चंद्रभूषण भाई, अब आप अपनी बात पूरी करें। एक लाइन इसमें मैं जोड़ देता हूं कि विपक्ष का कहना है कि इन 8 सीटों में उसके पास ज़्यादा खोने के लिए नहीं है, लेकिन तोड़फोड़ जरूर करेंगे। जिसके पास कोई सकारात्मक सोच नहीं है, जिसके पास भविष्य नहीं है, तो उसके पास कुछ पाने का है नहीं, खोने का भी कुछ नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 वर्षों से सबके साथ, सबके विकास, सबके विश्वास की बात कर रही है और सबके अपलिफ्टमेंट की बात कर रही है। आज जो वोट पड़ रहा है, आने जब पड़ चुका होगा 6 बजे के बाद, तब आप देखेंगे कि ये भारतीय जनता पार्टी के साथ 90% वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पड़ेगा। हाँ। क्यों पड़ेगा? क्योंकि इसका कारण है कि जो ये क्षेत्र है वहां पर 10 वर्षों में जो काम हुए वो सबके लिए किए गए, मकान बने सबके लिए बनाए गए, नल से जल पहुंचाया गया। भाई यही तो दिक्कत है ना सर। देखिए, कल इलेक्शन कमीशन की तरफ से नोटिस भेजा गया, हालांकि दोनों पक्षों को भेजा गया, और वो इसलिए भेजा गया कि चुनाव के दौरान, रैलियों के दौरान जो भाषण दिए जा रहे हैं, ये आप कह रहे हैं सर, मकान की बात आप कर रहे हैं, रोजगार की बात आप कर रहे हो, हालांकि उस पर पूछूंगा सवाल, लेकिन सर देखिए, मंगलसूत्र, मछली, मुसलमान, मनमोहन सिंह, यही कहा जा रहा है हर तरफ। मेरी बात सुनिए, जो आदमी जिसने पहले एक सोने की, आलू से सोना बनाने की मशीन पैदा करी थी, कुछ चुनाव में आपने देखा होगा, उसने कहा इधर से आलू डालिए उधर से सोना निकलेगा। चंद्रभूषण भाई देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी को सही लगता है। देखिए, मैं इस पर सहमति इसलिए नहीं जताऊंगा क्योंकि मैंने असली वीडियो देखा है। फिर वो जुमला वाला वो मारते हैं सर, दूसरी तरफ से कांग्रेस की तरफ से मारा जाता है। दोनों ही चीजें फर्जी हैं। मेरी बात सुनिए, उसके बाद अब एक्सरे मशीन एक आई है जो पूरे देश का एक्सरे करने जा रही है। आप ये बताइए कि ये कहाँ तक सार्थक बात है कि पूरे देश एक एक्सरे मशीन आई है जो पूरे देश का एक्सरे करेगी? आप किसी की तुष्टीकरण की नीति का क्या कहेंगे? हमने तो 10 वर्षों में किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, सबको, वो मुस्लिम समाज हो, हिंदू समाज हो, सिख समाज हो, जैन समाज हो,
हमने सबके सबके विकास की सोची, सबके अपलिफ्टमेंट के लिए सोची, वो दलित समाज हो, वो ओबीसी समाज हो, किसी भी समाज का हो। लेकिन एक व्यक्ति है जो देश में केवल तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहता है। क्यों करना चाहता है वो आप अच्छी तरह जानते हैं। उनका मकसद है कि देश को किस तरह से विदेशी ताकतों के साथ मिलकर देश को इधर से उधर डिसबैलेंस किया जाए। सर, तो चुनावों में भी यही बात कही है ना सर? चुनाव में क्यों सर मंगलसूत्र और मछली पे बात चल रही है? अच्छा लगता है क्या? आप ये बताइए, जो आदमी आप नवरात्र के व्रत रह रहे हैं, आप सावन का महीना चल रहा है, आपकी धार्मिक भावनाएं क्या भड़काना अच्छी बात है क्या? आपके बात मुझे बताइए, कोई आदमी आपकी संपत्ति इनहेरिटेंस बिल जो जिसकी जिक्र किया गया वो कब आया था और वो कब था और किसने बंद किया उसको? आप इसके इतिहास को तो जानते ही हैं। ये कांग्रेस अपने ही लाभ के लिए, जब स्वर्गीय इंदिरा जी का देहांत हुआ, शहीद हुई, तब उसके बाद राजीव गांधी जी ने ये बिल समाप्त किया। क्यों समाप्त किया भाई? क्यों? क्योंकि आपको अपने परिवार की संपत्ति बचानी थी। आप अपने फायदे के लिए जनता का कोई हित नहीं चाहते। आज भी जो लोग ये कह रहे हैं कि भाई मुझे कुछ खोने के लिए है ही नहीं, तो आपको आने वाले भविष्य के लिए भी जनता कुछ देने वाली ही नहीं है। क्यों? यदि आपने जनता को कुछ दिया होता, जनता के बीच में गए होते, तो आपको कुछ होता। अब देखिए, तुष्टीकरण की कितनी बड़ी उदाहरण है कि जो व्यक्ति राम मंदिर नहीं जा सकता वो माफियाओं के जाकर फतिया पड़ता है। चंद्रभूषण भाई, एक बार अशोक तिवारी जी से जवाब ले लेते हैं, काफी देर से इंतजार भी कर रहे हैं। तिवारी जी देखिए, जितना चंद्रभूषण भाई कह रहे हैं और जहां तक मुझे लगा, बीच बीच में मैंने जवाब दिया, लेकिन चूंकि असल जवाब जो है वो चूंकि विपक्ष को देना है उनके सवालों का। जी जी भाई, अरे भाई आप देखिए, पहले फेज के चुनाव में ये बैकफुट पे हैं, पूरी तरह से हार रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी शीर्ष नेता हैं भाजपा के, और उनके पेशानी पे इतना बल आ गया, इतना बौखलाहट में आ गए कि निम्न स्तरीय बयान दे डाला। अब उस पर चर्चा करने की जरूरत नहीं है, पूरा देश जानता है, पूरा विश्व जानता है। उनकी इमेज विश्व भर में झूमिल हुई है इस चीज से। ये वो नहीं समझ पा रहे हैं, फायदा कुछ हुआ नहीं उनका, क्योंकि हमेशा की तरह से जैसे 22 में बयान दिया था, तो उससे कुछ फायदा हो गया था उनका। अब स्थिति ये है कि इस तरह के बयानों को जनता नकार रही है। हमारे देश में सर्वाधिक युवा है और युवा वर्ग हमारा बेहद ईमानदार है, बेहद बुद्धिमान है और प्रेम और सद्भाव चाहता है। युवा वर्ग इस तरह की बातों में आना नहीं चाहता, और उसने तय कर लिया है कि अगर रोजी रोटी अपनी ठीक चलानी है, हमको मध्यम वर्गीय तरीके से एमएसएमई के जरिए और नए नए स्टार्टअप के जरिए अगर आगे बढ़ना है, तो हमें भाजपा सरकार को हटाना होगा। अच्छा, क्योंकि चंद पूंजीपतियों की सरकार है। ये सरकार हमारी नहीं है। आज देश जो है वो किसानों से और जवानों से जाना जाता है। उसकी शक्ति जानी जाती है कि देश का किसान कितना मजबूत है और देश का जवान कितना मजबूत है। इन्होंने किसानों को तो बेहाल कर दिया, किसानों को जो है उनकी आय का दोगुना करने का वादा किया। सर वही तो हम भी पूछ रहे हैं कि उन्होंने अगर आपके हिसाब से कर दिया तो आप इसको बेहतर कैसे करेंगे सर? ये भी तो बताने की जरूरत है ना। अब मैं जब बोलूंगा तभी तो बताऊंगा। मुझे बोलने का अवसर दीजिए। नहीं, बताइए आप। आपने भाजपा को अवसर दिया है, हमें भी अवसर दे। सच्चाई ये है कि जो है किसान और जवान को इन्होंने 4 साल की नौकरी दे करके छुट्टी कर दिया और रेगुलर नौकरी खत्म कर दी। हालात यह है कि जवान की संख्या भी घट रही है, और ये कहाँ का न्याय है? ये तो शासन अन्याय है देश के साथ। हमने वादा किया है कि हमारी सरकार बनते ही हम सेना में अग्निवीर योजना का समाप्त कर देंगे और रेगुलर भर्ती शुरू कर देंगे। जिन लोगों की भर्ती हो गई सर उनका बढ़ा देंगे कार्यकाल। इससे हमारा जवान और जो है नौजवान ये हमारे साथ जुड़ गया है। सर जिनकी भर्ती हो गई उनका क्या करेंगे?
नहीं, भर्ती हो गई, उनका हो गई, लेकिन जो भर्ती आगे होने वाली वो नहीं होगी। उनको फायदा नहीं पहुंचाएंगे आप, आगे नहीं करेंगे उनका। अरे भाई, अब हम रेगुलर नौकरी करने की बात कर रहे हैं ना, हम रेगुलर नौकरी कर देंगे, हम उस तरह से वांट निकालेंगे। हाँ। और सेना में जैसे भर्ती होती थी वैसे भर्ती होगी। अच्छा, सच्चाई ये है कि 4 साल का जो रिटायरमेंट है, हाँ, ये खत्म कर देंगे हम। अच्छा, सच्चाई ये है। और जो है किसानों की बात है, हाँ, किसानों को हमने चिर प्रतीक्षित मांग थी किसानों की कि जो है एमएसपी गारंटी दी जाए। अच्छा। हमने एमएसपी गारंटी देने की बात कह दी है। हमारी सरकार बनते ही हम उनको एमएसपी गारंटी दे देंगे। पहले सर मौका मिला है, खैर इस पर मैं आऊंगा। तिवारी जी 1 सेकंड में आ रहा हूं आपके पास, चंद्रभूषण भाई कुछ कहना चाह रहे हैं, 1 सेकंड में आ रहा हूं सर। राहुल जांगीड़ हमारे साथ जुड़ गए, जरा ताजा अपडेट उनसे ले लेते हैं चुनाव को लेकर। राहुल, क्या अपडेट है फिलहाल? बिल्कुल, लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में राजस्थान में 13 लोकसभा सीटों पर इस बार राजस्थान में दूसरे चरण में मतदान होना है। ऐसे में राजस्थान की 6 ऐसी लोकसभा सीटें हैं जिस पर कड़ा मुकाबला इस बार राजस्थान में दिखाई जाने को मिल रहा है। आपको बता दें कि चाहे वो टोंक सभा माधोपुर हो, चित्तौड़गढ़ हो, बारा झालावाड़ हो, बाकी इधर बांसवाड़ा डूंगरपुर की बात करें, वहां पर इस बार जो है कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। बाड़मेर जैसलमेर सीट हो, ये तमाम वो सीटें राजस्थान की जहां पर इस बार कड़ा मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच में इस बार देखने को मिल रहा है। अगर बाड़मेर जैसलमेर की बात करें तो इस बार वहां पर त्रिकोणीय मुकाबले, क्योंकि एक युवा नेता रविंद्र सिंह भाटी ने इस बार वहां चुनावी ताल ठोकी है। भारतीय जनता पार्टी से बागी होकर फिर से एक बार चुनावी। राहुल, एक आपको रोकेंगे, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। यूपी में दूसरे चरण में 9 बजे तक 11.67% वोटिंग हुई है और राजस्थान में कुल अब तक 11.77% मतदान हुआ है और बिहार में 9.84% वोट डाले गए अब तक। और छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में 15.42% वोट डाले गए। तो उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण में 9 बजे तक 11.67% वोट डाले गए और वही राजस्थान में 11.77% वोट डाले गए। राहुल जांगीड़ बने हुए हमारे साथ लगातार। राहुल, लगभग 11% के ऊपर अब तक वोटिंग हुई है 9 बजे तक। आप पिछले चुनाव की अगर हम बात करें, पहले चरण की बात कर लेते हैं, उसके मुकाबले कितना ये वोट प्रतिशत है? और खास तौर पर जब हम बात इन 13 सीटों की करें तो क्या 2019 का रिकॉर्ड बीजेपी दोहरा पाएगी या कांग्रेस सेंधमारी करेगी? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से पहला चरण में सुबह की टाइम, सुबह 7 बजे से 10 बजे की पिच काफी हद तक जल्दी वोटिंग हो चुकी थी। अभी करीबन देखिए 10 बजने वाले हैं, तो लेकिन उस टाइम पहले चरण में करीबन 20 से 21% उस टाइम वोटिंग हो चुकी थी। लेकिन इस बार बताया गया है कि अभी 11% ही अभी तक सुबह तक अभी वोटिंग हुई है। तो लेकिन कहीं ना कहीं देखिए गर्मी का एक कारण बताया जा रहा है कि जो वोटर्स है वो गर्मी के कारण नहीं निकल रहे। लेकिन सुबह जिस तरह से अभी देखिए, मैं टोंक के एक बूथ पर हूँ जहाँ पर हालांकि जो भीड़ है वो कहीं ना कहीं कम हो गई है। लेकिन जिस तरह से सुबह आपको बता दें, सुबह जितने भी वोटर्स थे वो कहीं ना कहीं जल्दी से जल्दी वोट करने की कोशिश कर रहे थे ताकि धूप और अपना वोट भी दे दे और जितने भी काम काज है उनको निकल जाए। क्योंकि टोंक एक ऐसी जगह है जहाँ पर लोग अधिकतर प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, बीड़ी जैसे उद्योग यहाँ पर। और आपको बताते चले कि यहाँ पर सचिन पायलट का यह गढ़ है। यहाँ पर सचिन पायलट के विधायक टोंक से उनियारा के जो विधायक है हरीश चंद्र मीना, उन्हों को इस बार सांसद का टिकट टोंक से दिया गया। मुकाबले इस बार पिछली बार की तरह शायद परिणाम जो भी हो, लेकिन पिछली बार की तरह आसान नहीं नजर आ रहा, काफी टफ जो है फाइट इस बार नजर आ रही कई प्रत्याशियों को लेकर। राहुल, आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास हम जुड़ेंगे और पल पल का अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे और राजस्थान की सियासी हवा क्या कह रही है, वोटर्स का मिजाज क्या कह रहा है, ये भी जानते रहेंगे। तो चंद्रभूषण भाई, बात देखिए, कुछ महत्वपूर्ण जो है वो ये कहती हैं कि अशोक तिवारी जी जिन बातों का जिक्र कर रहे थे, अग्निवीर योजना जिसका जिक्र वो कर रहे हैं, उसका एक पॉइंट ये भी है कि इस पूरे चुनाव में अगर हम देखें, उत्तराखंड भी अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गए थे या अन्य जगहों पर भी रैली कर रहे हैं, तो उस अग्निवीर योजना का कहीं भी नाम जो है उनकी तरफ से नहीं लिया जा रहा है। हालांकि ये उनकी अपनी सियासी रणनीति हो सकती है, इसको लेकर वो क्यों नहीं कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं, खैर देखा जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है, मुद्दों पर बात नहीं हो रही है। धनोज जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, उनके पास आऊंगा। चंद्रभूषण जी बताइए आप। देखिए, अभी तिवारी जी को सुन रहे थे, युवा की बात कर रहे थे, किसानों की बात कर रहे थे। जिस पार्टी में अपने परिवार के 5 सदस्य चुनाव लड़ रहे हो लोकसभा का, तो क्या हो गया सर? सुनिए मेरी बात, पूरी बात, उनको कोई दूसरा युवा प्रत्याशी नजर नहीं आ रहा हो
और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने आप भी कंफ्यूज्ड हैं कि वो विधानसभा में रहना चाहेंगे कि लोकसभा जाना चाहेंगे, लोकसभा से छोड़ेंगे तो विधानसभा आएंगे, विधानसभा से जाएंगे तो लोकसभा आएंगे। तो जो पार्टी अपने आप में जिसका अध्यक्ष ही विधानसभा में रहे लोकसभा जाए तो अपॉर्चुनिटी इसको नहीं कहते है। क्यों? युवा की बलि चढ़ा रहे हैं। युवा प्रत्याशी एक उतारा था उसको नहीं। देखिए तिवारी जी, इसमें कोई मैं किसी का अपमान नहीं कर रहा हूँ। एक बात बिल्कुल बात कर रहे हैं तिवारी जी, जो व्यक्ति विधानसभा में बैठा था और बड़े दल के प्रवक्ता है, ये तो खैर तिवारी जी कहा जा रहा है, ये तिवारी जी कहा गया। इस पूरे चुनाव में अगर हम देखें अभी तक समाजवादी पार्टी की जो रणनीति रही है वो वाकई में इस तरह की रही है कि सवाल ये उठने लगी क्या कर रहे हैं। देखिए सुल्तानपुर से लेकर मेरठ, मेरठ से लेकर अभी देखिए ताजा उदाहरण कन्नौज का। कन्नौज की सीट तो इतनी बड़ी सीट थी और इतनी बड़ी सीट पर इस तरह का फैसला, अचानक से टिकट अनाउंस होता है, वो भी बड़े प्रत्याशी, और उसके बाद मतलब 24 घंटे खत्म होते हैं और ये लीजिए एक नया प्रत्याशी। ये अपने आप में बहुत ज्यादा जो है वो ये सोचने पर मजबूर करने वाला था कि चल क्या रहा है। ये हमारी राजनीति है और हमारी रणनीति का हिस्सा है। हम जब चाहे टिकट डिक्लेयर करें कि जिसे चाहे टिकट दें, ये रणनीति का हिस्सा था। आप पूछ रहे थे ना, ये रणनीति का हिस्सा था समाजवादी पार्टी की। बिल्कुल जो 2 दिन 3 दिन में प्रत्याशी जो है वो बदल दिए गए, ये धनुष जी रणनीति है। ये भी रणनीति का हिस्सा है। धनुष जी राजनीति में, धनुष जी राजनीति में इस रणनीति को क्या कहते हैं? इसकी परिभाषा में कहीं आती है क्या जिसका जिक्र तिवारी जी कर रहे हैं? तिवारी जी के साथ अशोक भाई मैं बोल लूं, कल भी हम इस पर चर्चा कर चुके इस बात पर। ये तिवारी भाई साहब बोलते हैं कि हमारा रणनीति हो सकता है क्योंकि मीडिया अटेंडेंस मिल जाता है, ठीक है, बहुत सारे मीडिया पहुंच जाते हैं, क्योंकि ये लोग अक्सर आवाज उठाते हैं मीडिया पर कि हमको वैल्यूएशन नहीं देते हैं। मीडिया का हो जाता है, कार्यकर्ताओं में एक उफान आ जाती है। कार्यकर्ता जो क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष लड़ रहा है तो पूरे उत्तर प्रदेश की कार्यकर्ता में एक मैसेज चला जाता है। हो सकता है इसकी रणनीति अच्छी भी हो, लेकिन मुझे उस पर देखिए, मैं इन नेताओं पर आज नहीं बोलूंगा क्योंकि आज मैं सिर्फ चुनाव विश्लेषण करूंगा। चुनाव विश्लेषण जो है मतदाता की नजर से जब मैं बात करता हूँ, आप देखिए कुछ खामियां हैं दोनों दल के लिए। मैं इंडिया और एनडीए दोनों की बात कर रहा हूँ। ये लोग कहते हैं इसको हटाओ और ये कहते हैं कि इसको कोई नहीं हटा पाएगा। मोदी जी को हटाने की बात करते हैं और भाजपा वाले कहते हैं इसको तो कोई नहीं हटा पाएगा। देखिए 2-3 बात है। आपने सवाल पूछा था, अशोक भाई जवाब नहीं दिए। प्रधानमंत्री को क्यों कहना पड़ गया मंगलसूत्र? आपको पता है राजस्थान में घटना घटी थी जी, गर्दन काट दिया गया था जी, गर्दन काट दिया गया था। तो वो तो शादीशुदा थे ना, एक महिला विधवा हो गई, उसका मंगलसूत्र गायब हो गया ना। आप जरा सोचिए, पूरे भारत में नहीं देख कह रहे वो बात, उन्होंने राजस्थान की धरती पे कहा, जहां पर आपको मालूम होगा कि महिलाएं आक्रांताओं के कारण अग्नि में समा जाती थी जी, क्योंकि वहां का हिस्ट्री जो है ना किसी ने भूला नहीं है। जब जब वहां पर महिलाओं के ऊपर अत्याचार होता है तो महिला लोग कोई न कोई जवाब देती है, और मोदी जी के भाषण से वहां के महिला ने जवाब दिया है। आप देखिए कि वहां एक हलचल सी हो गई है, क्योंकि अशोक गहलोत जी को बोलना पड़ गया, अभी भी टीवी पर बोलना पड़ गया कि मैं वार्न कर रहा हूँ। सवाल यह नहीं होता, सवाल होता है हर बयान के मायने होते हैं। जो सत्य होता है, जो सत्य आधारित घटना होता है, उस पर आप देखे होंगे कि कहानी भी बनता है, उस पर फिल्म भी बनता है। राजस्थान के अंदर गला रेत दिया गया तो क्या मंगलसूत्र गायब नहीं हुए? मैं तो पूछ रहा आपसे, मंगलसूत्र गायब हुए ना? तो प्रधानमंत्री इसका जिक्र किया तो कौन सा बुरा किया? क्योंकि आज हमारे देश में एक शादीशुदा महिला 1 मिनट के अंदर में विधवा हो गई, तो उस महिला वर्ग को भी चिंतन करना चाहिए ना कि क्यों वो विधवा हो गई, क्यों मंगलसूत्र उनके गायब हो गए? क्या मंगलसूत्र गायब नहीं हुए? ये बात विपक्ष के नेता को नहीं समझ में आती है। जब राजस्थान में बलात्कार हो रहा था, जब राजस्थान में दलितों को बलात्कार करके जला दिया गया, तब ये लोग आवाज नहीं उठाए, क्योंकि तब उनके साथी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। अब उत्तर प्रदेश में आ जाइए, उत्तर प्रदेश में 3-4 जगह का नाम तो लेते हैं ये, लेकिन बिहार में एक पासवान की लड़की को उठाकर ले गया और उनको सामूहिक रूप से बलात्कार कर दिया। और मैं कई बार आवाज उठाया
और कई बार टीवी पर भी बोला। तब विपक्ष के कोई भी नेता उस टाइम में कांग्रेस और आरजेडी और जदयू की सरकार थी। आपको बता दूं, कोई नहीं आया। तो इन लोग के मोनोपोली, इन लोग के दुधारी तलवार दिमाग को पूरी जनता जान चुकी है। आज जनता वोट कर रही है अच्छाई से, आज जनता वोट कर रही है भविष्य पर, आज जनता वोट कर रही है राष्ट्रवाद पर, आज जनता वोट कर रही है राम जी को घर मिल गया, प्रभु श्री राम को घर मिल गया। और ये लोग आज भी बोलेंगे टीका क्यों लगाते हो, तिलक क्यों करते हो, ये क्यों करते हो। अरे वो हमारी आस्था है। आज मैं यहाँ मंगलसूत्र के बजाय कुछ भी पहन के बैठ जाऊं, मेरी हमारी आस्था है। क्योंकि अगर मेरे घर का मंगलसूत्र, सुन तो लीजिए, मेरे घर का मंगलसूत्र अगर सही नहीं है, सुरक्षित नहीं है, तो नेताओं को बोलना पड़ेगा किसके वजह से सुरक्षित नहीं है जनाब। मंगलसूत्र मेरे घर के महिलाओं की किसके वजह से सुरक्षित नहीं है, क्योंकि आक्रामकों के द्वारा। क्योंकि ये लोग ये लोग गुंडे मवालियों को टिकट देते हैं। ये लोग जो कोर्ट से कन्विक्ट हो जाते हैं, उनके घर पर जाके आंसू बहाते हैं। ये लोग सोनिया गांधी, जो कि आप देख लीजिए वहां पर बटला हाउस में आंसू बहा रही थी, सोए नहीं। ऐसे लोगों के चाल चरित्र चेहरा को लोग जान चुके हैं। आज भी ये लोग इनके मुसलमानी खंडन कर रहे हैं, पढ़े लिखे मुसलमान खंडन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी मुसलमान लोग बोलते हैं कि हम विकास पर। धनोज जी, एक बार तिवारी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। नहीं, वो तो कहेंगे। वो तो मुझे भी शराब भी देंगे। वो तो मेरे विषय में भी नहीं सर, आपको भी सर, ठीक है सर। सुनिए लास्ट कर दूं, लास्ट। जी। तो जनता को तय करने दीजिए ना। जनता को तय करने दीजिए कि जनता कैसी सरकार चाहती है, जनता किसको सुनना चाहती है। क्या अखिलेश यादव प्रधानमंत्री बनेंगे, क्या तेजस्वी यादव प्रधानमंत्री बनेंगे, क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। जनता इस बात पर विचार कर रही है, सोच रही है। और जनता से बुद्धिमान ये नेता लोग नहीं आज के डेट में। भारत का जनता ब्रिलियंट है और वो अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय वोट देकर दे रही है। ठीक है तिवारी जी, जवाब दीजिए। और साथ ही साथ ये जो आखिरी में धनुष कुमार जी ने जो बात बोली है प्रधानमंत्री को लेकर, ये भी, इस पर भी जवाब दे दीजिएगा। जी, मैं जवाब दे रहा हूँ। बहुत शालीनता से भाई धनोज जी का जवाब दे रहा हूँ, और जो है बहुत ही गंभीरता से। भाई धनोज जी सुनेंगे हमारी बात को और निष्पक्ष निर्णय करेंगे। जी, सुल्तानपुर में डॉक्टर की हत्या कर दी गई, निशंस हत्या की गई, पैर दिल कर दिया गया, उसकी बीवी विधवा हो गई, उसका मंगलसूत्र चला गया। गोरखपुर में व्यापारी की पुलिस ने हत्या कर दी, उसकी बीवी विधवा हो गई, मंगलसूत्र चला गया। ऐसे न जाने कितनी हत्याएं उत्तर प्रदेश में हो रही हैं। आपकी थार गाड़ी चढ़ा दी गई किसानों के ऊपर, लखीमपुर में तमाम किसान मर गए, उनकी बीवियां विधवा हो गई, मंगलसूत्र चले गए। इस तरह से देश में अनेकों घटनाएं हो रही हैं भाजपा के शासित प्रदेशों में, जो जहां पर बीवियां मंगलसूत्र अपना गंवा रही हैं। ये कौन सी ऐसी बात कह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी को कौन सी पीड़ा हो गई कि मंगलसूत्र छीनने की बात करने लगे। अरे निम्न स्तरीय पर बयान दिया उन्होंने बहुत हल्का बयान दिया है। उन्होंने मुसलमान हिंदू किया है। उन्होंने इतना गरिमा नहीं रखा कि समाज के एक वर्ग को अधिक बच्चा पैदा करने वाला बता दिया, समाज के वर्ग को घुसपैठिया बता दिया। उनके गरिमा गिरी है। प्रधानमंत्री हल्के माने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का कहना वजन कम हो गया इसी बयान से। क्या बात करते राहुल जी, आप निष्पक्ष निर्णय कीजिए, निष्पक्ष रूप से जो है विवेचना कीजिए। ये मैं आपसे जो है आग्रह करूंगा। आप आदरणीय हैं, आप अच्छे पत्रकार हैं, आप अच्छे विवेचना करता है, आप निष्पक्ष बातें करिए। आगे पक्षीय बातें कैसे करेंगे। आज प्रधानमंत्री जो विश्व में अपनी गरिमा खो चुका है, अपना स्तर गिरा चुका है, हल्की बातें कर रहा है, उसको डिफेंड कर रहा है। मंगलसूत्र कौन सा मंगलसूत्र छीन लिया है कांग्रेस ने। अगर कांग्रेस के शासन में जो है मंगलसूत्र छीना है, तो उत्तर प्रदेश में तो तमाम मंगलसूत्र छीन ठीक है तिवारी जी। हालात ये है कि निष्पक्ष होने से आज किसान और नौजवान आंदोलनरत है और ये भाजपा को उखाड़ सकेंगे। भाजपा को उखाड़ करने के संकल्प है। पहला फेज भाजपा हारी है और दूसरा फेज भाजपा हारने जा रही है। जी ठीक है तिवारी जी, आ रहा हूँ। दरअसल यहाँ पर अब चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और इस पर भी बात करेंगे कि दरअसल जिस बात को जिक्र तिवारी जी कर रहे थे, मंगलसूत्र पर सफाई तो दे दी, लेकिन जब वही एक नवरात्र के मौके पर किसी एक धर्म की आस्था को जब आप ठेस पहुंचाने के लिए या उस मकसद से, या आप नहीं भी करते लेकिन पहुंचती है, जब आप एक मछली खाते हुए वीडियो पोस्ट करते हैं तो अहम सवाल उठता है। इसके बाद सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि
सैम पित्रोदा जब चुनाव से ठीक पहले वोटिंग चल रही है उस समय इन बातों का जिक्र करते हैं, तो जाहिर सी बात है एक सेल्फ गोल कांग्रेस के लिए वो कर रहे हैं। इन तमाम बातों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन महा कवरेज लगातार जारी है।